अच्छा जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम किस लिए हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसे सबसे पहले चाइनीज़ ने डिस्कवर किया था, बताया था इसके बारे में कि थ्योरम क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेस जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उन सिस्टम का उस सिस्टम का हम सोल्यूशन निकालने के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, क्या है थ्योरम? लेट M1 M2 एंड MR बी द पॉजिटिव इंटीजर कि M1 M2 से लेकर MR तक कुछ ये इंटीजर हैं पॉजिटिव दैट आर रिलेटिवली प्राइम्स इन पेयर। और ये जो हैं पेयर अगर इनके बनाएं, दो दो के पेयर बना के अगर इनका देखें, जीसीडी देखें, तो उनका 1 आएगा, एक दूसरे में आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे सच दैट MI एंड MJ का जीसीडी जो है वो 1 होगा जब I और J इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं M1 से लेकर MR तक, और अगर हम इनका जीसीडी लें दो दो नंबर्स का, तो वो 1 के इक्वल आएगा जो कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। देन फॉर एवरी इंटीजर, तो फॉर एनी इंटीजर्स A1 A2 AR द आर कंग्रेसेस। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास एनी इंटीजर्स हैं A1 A2 से लेकर AR तक, हमारे पास कोई भी इंटीजर्स पड़े हैं और आर कंग्रेसेस हैं, वो कैसे हैं? X जो है वो कंग्रेंट है A1 मॉड M1 के अंदर, X2 कंग्रेंट A2 मॉड M2 अप टू सो ऑन X कंग्रेंट AR मॉड MR तक। ठीक है, तो हैव अ सोल्यूशन एंड एनी टू सॉल्यूशंस आर कंग्रेंट मॉड द प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 अप टू MR तक। ठीक है, कहते हैं कि अगर ये जो हमारे पास, अगर हम ऐसे कह दें कि M1 और M2 का अगर हम जीसीडी फाइंड करें वो 1 आ जाए, और M2 का अगर M3 के साथ जीसीडी फाइंड करें और वो 1 आ जाए, तो हम कहते हैं कि इनका कोई ना कोई एक कॉमन सोल्यूशन होगा। अगर कोई दो कॉमन सोल्यूशन हो, एनी टू सोल्यूशंस आर कंग्रेंट, अगर कोई दो सोल्यूशंस कंग्रेंट हों, ठीक है, मॉड द प्रोडक्ट के किस प्रोडक्ट के अंदर? M1 M2 से लेकर MR, जितने भी हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर थे ऊपर हमने देखे, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो वो दो सोल्यूशन जो होंगे इस मॉड के अंदर, इनके प्रोडक्ट के अंदर कंग्रेंट होंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है जी? लेट M इज़ इक्वल टू, हमने कह दिया कि कैपिटल M क्या है? M1 M2 MR तक इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, क्योंकि हमने यही चीज़ पढ़ी थी पहले कि मॉड द प्रोडक्ट ऑफ M1, हमने यहाँ पे लिख भी दिया प्रोडक्ट ऑफ ऑल MIs। ठीक है, M1 से लेकर MR तक। तो अगर हम यहाँ पे M1 से डिवाइड करवाएं सब पहले M1 के लिए, तो क्या बनेगा? M ओवर M1 इज़ इक्वल टू M1 से लेकर MR तक ओवर M1। तो ये M1 इस M1 से कटेगा, क्या बच जाएगा? M2 M3 अप टू MR तक। ठीक है, और हमें पता है कि M1 का M2 के साथ जीसीडी भी 1 है, M1 का M3 के साथ जीसीडी 1 है, सो लेके, ठीक है, तो M1 का MR के साथ भी क्या होगा? जीसीडी 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये जीसीडी 1 है, तो हमने पीछे डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ में देखा था चैप्टर नंबर 1 के, कि अगर जैसे प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर A जो है, A और B का जीसीडी 1 है, A और C का जीसीडी 1 है, तो हम कहते थे कि इनके A जो है, A और B C के प्रोडक्ट का जीसी जो होगा वो भी 1 ही होगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि M1 और M2 M3 अब से लेकर MR तक का जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद से फिर हम ये कह सकते हैं कि M1 और M ओवर कैपिटल M ओवर M1 का जीसीडी कितना? 1 था। इसी तरह सिमिलरली M2 और कैपिटल M ओवर M2 का जीसीडी 1 है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि MI और M ओवर MI का जीसीडी भी क्या है? 1 है। I किसके इक्वल है? 1 2 3 से लेकर R तक। सो 1 कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ MI एंड M ओवर MI। तो ये जो है, अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो हम इसे 1 को इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाया। क्या लीनियर कम्बिनेशन बन गया? MI ओवर इंटू XI प्लस M ओवर MI इंटू BI इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे XI और BI क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव है इसको राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा 1 के साथ। अब हम इसे लिख सकते हैं, ये कंग्रेस की अगर इसे फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? MI डिवाइड्स 1 माइनस MI इंटू BI। ठीक है, तो इसको अगर हम कंग्रेस की फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा? M ओवर MI इंटू BI कंग्रेंट 1 मॉड MI बन गया। ठीक, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सोल्यूशन ऑफ एक्सटेरिक ऑफ द सिस्टम, के अगर हम एक्सटेरिक जो है वो सोल्यूशन फाइंड करें इस कंग्रेस सिस्टम का, तो क्या बनेगा? एक्सटेरिक इज इक्वल टू M ओवर MI इंटू B1 A1, M ओवर M2 इंटू B2 A2 प्लस M ओवर MR इंटू BR AR। ठीक है, ये हमने सब मॉड्स के लिए देख लिया। M1 M2 M3 जितने भी हमारे पास MR तक
मॉड वगैरह होंगे कंग्रेंसेस, उन सब के लिए एक्सटेरिक जो है वो एक सोल्यूशन है। ये कह सकते हैं एक्स कंग्रेंट A1 मॉड M1 इफ़ एक्सटेरिक इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। जो हमने पीछे कंसीडर किया कि एक्सटेरिक जो है वो सिस्टम का सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्स इज कंग्रेंट A1 मॉड M1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेरिक जो हमें पता था, एक्सटेरिक किसके इक्वल था, ये हमने पीछे सोल्यूशन बनाया। ठीक है, पीछे हमने इक्वेशंस के अंदर एक्सटेरिक किसके इक्वल था, M/M1 B1 A1 M/MR से लेकर BR/AR तक ही हमने देखना है किस चीज़ के कंग्रेंट है मॉड M1 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं M1/M1 मॉड M1 के लिए देखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इसी तरह मॉड M2 के लिए देखेंगे, फिर हम MR के लिए देखेंगे। पहले हम देखते हैं, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, M/M1 इंटू B1A1 कंग्रेंट क्या चीज़ यहाँ पे आएगी, जो इसके कंग्रेंट हो मॉड M1 की। इसी तरह हमने बाकी के लिए भी देखना है। सो हम कहेंगे कि M/M1 इंटू B1A1 कंग्रेंट है 1 के। ठीक है, B1 कंग्रेंट है 1 के। कैसे हमें पता लगा कि ये जो है ये चीज़ M/M1 इंटू B1 ये किस चीज़ के कंग्रेंट था, ये 1 के कंग्रेंट। ये जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी M/MI BI कंग्रेंट 1 मॉड M1, यहाँ से हमने देखा कि अगर यहाँ पे M1 और B1 हो तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 1 के कंग्रेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 1 लिख के उसके बाद A1 से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई M/M1 इंटू B1A1 कंग्रेंट है A1 मॉड M1। इसी तरह आगे जो आएगा फिर M/M2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा B2A2 ये 0 के इक्वल आ जाएगा, कंग्रेंट 0 के होगा मॉड M1 के अंदर, क्योंकि ये जो है इसका मॉड M1 के साथ इसका आंसर जो है वो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर था 1 आएगा। इसी तरह हम आगे भी देखते जाएंगे, M3 MR के लिए बाकी सारी टर्म्स का रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह जिस तरह हमने मॉड M के लिए देखा 1 के लिए, इसी तरह मॉड M2 के लिए देखेंगे। क्या बनेगा, M/M1 B1A1 कंग्रेंट क्या आ जाएगा, कंग्रेंट 0 मॉड M2 आ गया। इस जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि M/M1 B1A1 के लिए मॉड M1 में जो होगा वो A1 के इक्वल आएगा, और मॉड M2 में जो होगा वहाँ पे फिर A2 आएगा। बाकी जो सारी टर्म्स होंगी A3, ठीक है, मॉड M के अंदर वो सारी क्या हो जाएंगी, R तक 0 हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं इन दो इक्वेशंस को देखते हुए, एक ये है हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन इक्वेशंस को हम देखते हुए हमें कह सकते हैं कि एक्सटेरिक इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेसिस। एक्सटेरिक जो है वो लीनियर कंग्रेसिस सिस्टम का सोल्यूशन है। वो कैसे हम लिखेंगे, एक्सटेरिक इज इसी आ गया। नो सपोज वाई स्टेरिक इज एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे थ्योरम के अंदर देखा था कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि एनी टू सोल्यूशंस आर कंग्रेंट इन मॉड M प्रोडक्ट ऑफ मॉड M। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज़ करनी है कि हमने दूसरा सोल्यूशन लेना है। इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। वो क्या है कि हमने कह दिया कि ये तो हमें पता था पहले जो हमने भी कंग्रेंसेस देखी, एक्स कंग्रेंट A1 मॉड M1 ये से लेकर एक्स कंग्रेंट AR मॉड MR तक था। इसी तरह हमने दूसरा सोल्यूशन लिया Y, क्या वाई स्टेरिक कंग्रेंट A1 मॉड M1 से लेकर वाई स्टेरिक कंग्रेंट AR से मॉड MR तक। ठीक है, अब ये जो है इनके अंदर मॉड जो है सेम है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्टेरिक कंग्रेंट वाई स्टेरिक मॉड कैपिटल M लिखेंगे। कैपिटल M क्या है, इस तमाम मॉड का प्रोडक्ट है। यही हमने पीछे इसके अंदर पढ़ा था कि M1 M2 M3 से लेकर MR के प्रोडक्ट को हम किसका नाम दिया था, कैपिटल M का नाम दिया था। तो ये हमने यहाँ पे यही चीज़ लिख दी। तो ये हमारे पास थ्योरम का प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि हम ऐसा कौन सा कैसे अप्लाई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेसिस पे अप्लाई करते हैं, वो एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो एक सोल्यूशन तमाम कंग्रेसिस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो हमने एक सोल्यूशन फाइंड करना है यूज़ करते हुए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, जब हमारे पास एग्जांपल है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, क्या है हमारे पास एक कंग्रेसिस का सिस्टम मौजूद है, सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रेसिस। एक्स कंग्रेंट 1 मॉड 7, एक्स कंग्रेंट 3 मॉड 11, एक्स कंग्रेंट 5 मॉड 13। अब यहाँ पे हमारे पास कंग्रेसिस कितनी है, आर कितने हैं, 3 हैं। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 5 है, M1 की वैल्यू 7 है, M2 की वैल्यू 11 है, M3 की वैल्यू 13 है। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स थे मॉड जो हमने लिए M1 M2 M3, और उनका सबसे पहली चीज़ जो थी थ्योरम के अंदर यही थी कि अगर हम इनका GCD कैलकुलेट करें तो 1 आएगा सब मॉड्स का। तो 7 11 का देखा 1 आया, 11 13 का देखा GCD 1 आया, और 7 13 का GCD भी 1 आया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप देखना है क्या था कि कैपिटल M क्या था जी, M1 M2 M3 प्रोडक्ट था। तो क्या प्रोडक्ट आ गया इन तीनों मॉड्स का, 1001 आ गया।
अब हमने सबसे पहले B1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर B3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर उसे एक्सटेरिक की जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, बनाई थी, उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। पहले हमने कहा जी M/M1 इंटू B1 कंग्रेंट 1 मॉड M1। यहाँ पे हमने क्या करना है कि M/M1 मॉड कितने थे, 3 मॉड थे। यहाँ पे हमने M1 को कट जाएगा, बाकी बचेंगे M2 और M3। M2 क्या था, 11 था। M2 कितना था, M3 कितना था, 13 था। कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 13, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। तो 143 आ गया। 143 B1 कंग्रेंट 1 मॉड 7। अब 143 जो है ये 7A और M का GCD कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमने पहले देखा हुआ है कि हम GCD कैसे कैलकुलेट करते हैं कंग्रेसेस का। A और M का देखते हैं, अगर 1 आया, 1 को डिवाइड करें तो हम कहेंगे इसका एक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ B1 के B1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही यूज़ एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। हमने पिछले चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से हम कैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो हमने 143 और 7 के लिए देखना है हमने कैसा हम करेंगे। 143 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 23 रिमाइंडर आ गया, इसको ये इक्वेशन लिख दी। फिर उसके बाद 7 को डिवाइड किया 3 पे, कितना आ गया, 3 इंटू 2 6 इंटू 1 रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। हमने 1 ही बचाना था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GCD क्या आया था, 1 आया था। अब हमने 1 को बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्या बनेगा, 1 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पर हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 3 की वैल्यू पुट की, ठीक है। क्या बन गया, 7 माइनस 43 इंटू 2, 7 इंटू 20 इंटू कितना बन गया, 40 हो गया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो बन गई 1 इज़ इक्वल टू 143 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 40। हमने 7 मॉड में देखना था, तो क्या बनेगा, 1 माइनस 143 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 41। तो हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 1 माइनस 143 इंटू -2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंग्रेस क्या बनेगी, 1 कंग्रेंट 143 माइनस 2 मॉड 7। -2 जो है ये कंप्लीट रेजिड्यू में नहीं है, तो -2 5 के कंग्रेंट है मॉड 7 के अंदर, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर ही, हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि एक नंबर दूसरे कंग्रेंट कैसे है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 143 इंटू 5 कंग्रेंट 1 मॉड 7। ये हमारे पास क्या आ गई, B1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने सारा प्रोसेस B2 के लिए करना है। क्या था, M/M2 इंटू B2 कंग्रेंट 1 मॉड 2। यहाँ पे हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना हो गया, 19 हो गया। ये क्या है, M1 की वैल्यू है, ये M3 की वैल्यू है। यहाँ पे आएगा 91 इंटू B2 कंग्रेंट 1 मॉड 11, ठीक। तो हमें 19 और 11 का मॉड देखा, GCD 1 था, तो हमने इसको अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करना है और यहाँ से हमने देखना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। 91 को अंदर रखा, 11 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 8 पे डिवाइड किया 88, 3 बचा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बनाई, फिर इसके बाद 3 को अंदर 11 को हमने अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 3 पे 3 इंटू 3 9 प्लस 2, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 2, फिर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे फिर हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, -11 प्लस 94, 91 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 32। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। आपने देखा था कि 1 जो है हमने इनके दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना था, ठीक है। तो 91 की जगह हम 4 पुट करें और 11 के साथ हम -33 पुट करें, तो ये कंग्रेस जो है ये ट्रू हो जाती है, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। हमने 11 मोड के अंदर देखना था, तो हम क्या करेंगे, 11 इज इक्वल टू 91 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 91 इंटू 4, 11 डिवाइड्स 1 माइनस 91 इंटू 4। कंग्रेस में लिखा 91 इंटू 4 कंग्रेंट 1 मॉड 11, तो ये 4 जो है ये B2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने B1 और B2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यही काम हमने B3 के लिए करना है, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास B3 के लिए M/M3 B3 कंग्रेंट 1 मॉड M3, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, M1 और M2, मॉड 1 क्या था, 7 था, M2 कितना था, 11 था, मल्टीप्लाई करवाया कितना आ गया, 77, B3 मॉड कंग्रेंट 1 मॉड 13 आ गया। 77 और 13 का हम GCD देखेंगे, 1 है, सारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ किया। हमने यहाँ पे देखना है कि 1 इज़ इक्वल टू 77 के साथ हम कौन सी वैल्यू रखें और 13 के साथ कौन सी वैल्यू रखें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो 11 के साथ अगर हम -1 रखें और 13 के साथ 6 रखें, तो हमारे पास ये सारा प्रोसेस हमने किया बैक सब्स्टिट्यूशन यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हमने ये कंग्रेस बना ली। तो यहाँ पर हमारे पास B3 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हमारे पास B1 की वैल्यू आई थी 5 आई थी, B2 की वैल्यू 4 और B3 की वैल्यू -1। अब इसको हमने एक्सटेरिक के अंदर, जो कि हमने कहा था कि एक सोल्यूशन है,
कांग्रेस का, सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसिस का, तो हमने इसके अंदर वैल्यू सारी पुट करनी है। क्या m/m1 की वैल्यू कितनी है 143 है, b1 की वैल्यू 5 है, a1 की वैल्यू हमने 1 है, ठीक है। m/m2 की वैल्यू 91 है, b2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 है, a2 की वैल्यू 3 है, m/m3 की वैल्यू 77 है, b3 की वैल्यू हमने फाइंड की -1 है और a3 की वैल्यू 5 है। सिंप्लीफाई किया 1422 आ गया, 1422 जो है वो एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। एक्स टैरिक हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है एक्स टैरिक जो ये है ये किस के कंग्रेंट है, मॉड प्रोडक्ट ऑफ मॉड m1 m2 m3। ये 1001 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मॉड m1 m2 एंड m3 है। तो हमने 1422 को इस पे डिवाइड किया, क्या आ गया 1001, बाकी बच गया हमारे पास रिमाइंडर 421 हमारे पास आ गया। तो 1422 किसके कंग्रेंट है, 421 के कंग्रेंट है 1001 में। तो हमारे पास ये जो है 422, ये हमने सोल्यूशन निकाल लिया, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली जो हम इस सिस्टम के अंदर पुट करेंगे। ये हमने सिस्टम लिखा जो हमने पहले कंसीडर किया था। हम इस सिस्टम के अंदर x की जगह पे 421 अगर पुट करें तो ये ऐसी वैल्यू है जो तीनों कंग्रेसिस को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 421 पुट की, तो इसका जवाब आ रहा है 7 डिवाइड करता है 60 जवाब आएगा। जब हम इस कांग्रेस के अंदर पुट करेंगे तो 38 जवाब आएगा। ये मतलब कि ये 421 जो है इन तमाम कांग्रेसेस को ट्रू करता है। तो हम कह सकते हैं कि 421 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, और इसे हम यूज़ कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए हम कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने तरीके हैं, लीनियर कांग्रेसिस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, कैसे करते हैं उनको, हम कैसे लीनियर कांग्रेसिस को सॉल्व करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।